उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दिस इज, देखो आपके डायग्राम में कुछ चीजें आपको फिल करनी है, वो मैं इसमें दिखाता जाऊंगा, उसी हिसाब से आप फिल कर लेना। पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। तो इसमें देखो एक चीज है, यहाँ पुर्तगाल है, तो इसमें आपको ये देखो अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर दिस इज यूराल माउंटेन, इसे क्या कहेंगे, रशिया थोड़ा सा यहाँ भी है और ये यहाँ पर भी है, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया। और ये यूराल माउंटेन चंद्रमा से भी दिखता है, फ्रॉम मून इट इज ऑल्सो विजिबल, इट कैन बी मार्क्ड, ओके। अच्छा, तो रशिया यहाँ तक भी है। अब एक एक चीज आप यहाँ पर पॉइंट आउट करो, क्या आपको इसमें छोटा सा साइड में पुर्तगाल दिख रहा है? पुर्तगाल देखो अफ्रीका के ठीक ऊपर यहाँ पर एक, इसमें इसको क्या कहेंगे, इन सभी की फीलिंग भी आती है, तुमको दिख रहा है ना, इसको लिखो पुर्तगाल, दैट इज, उसमें पढ़ के लिखो स्पेलिंग, दैट इज पोर्टुगल। पुर्तगाल लिखा है आपके मैप में, दिखा कहाँ है? ठीक है, इसको लिखो पुर्तगाल। अच्छा, इसके बगल में क्या है? स्पेन, दिस पार्ट इज स्पेन। ये पार्ट कौन सा है? स्पेन। स्पेन के ठीक ऊपर अब देखो फ्रांस आएगा, इसको देखो फ्रांस दिखा, इसके साइज के हिसाब से लोकेट करो। हम फ्रांस के चारों तरफ देखेंगे,
तो इसके ऊपर फ्रांस को यहां मार्क करो, ये दिस इज फ्रांस। ओके, फ्रांस इटली से गिरा है, चेक करो फ्रांस किससे गिरा है, इटली है, और ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने पिछले 150 सालों में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड, क्या आपको आपके मैप में, यूरोप के मैप पे स्विट्जरलैंड दिखा? और इसके ठीक ये देखो यहाँ पर, दैट इज अफ्रीका को हम ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ तक आया, यहाँ पर दैट इज सुएज कैनाल, और यहाँ पर आप देखिए इधर ही पर एक इटली आएगा और फिर ग्रीस आएगा, फिर यहाँ पर ये सही है। तो अब इसमें देखो फ्रांस आपको दिख गया, फ्रांस के ठीक नीचे आपको एक छोटा सा ऐसा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे इतना छोटा सा, जिसको मैं स्विट्जरलैंड कह रहा हूँ, ये दिख रहा है, इसको स्विट्जरलैंड लिखो, और उस छोटे से एरिया के नीचे इटली है, जिसे किंगडम ऑफ सिसिलीज कहा जाता है। क्या कहा है? सिसिलियों का साम्राज्य। जरा चेक करो, अब इसमें भी देखो, उस छोटे से एरिया के नीचे क्या तुम्हें इटली दिखा? कहाँ पे इटली? ये फ्रांस तुमने बना लिया होगा ना, ये स्विट्जरलैंड दिखा मैप में, उसके ठीक नीचे इसे क्या कहते हैं? दैट इज किंगडम ऑफ सिसिलीज। ठीक है, ये 7 द्वीपों का समूह है, दैट इज 7 आइलैंड का ग्रुप है, जिसको किंगडम ऑफ सिसिलीज कहा जाता है। ये देखो इसमें ये सब, ये भी इटली है, और ये देखो सार्डिनिया, पीडमोंट, ये भी इटली के हिस्से हैं, ये पूरा इटली, सार्डिनिया एंड पीडमोंट, ये भी 2 राजा हैं, इन लोगों ने इसमें इटली में नेशनलिज्म लाया, तो ये सब इटली है। इटली नोट कर लिया। अब स्विट्जरलैंड किया, देखो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और इसको लिखो यहाँ से यहाँ तक, देखो मैंने इटली कहा है, छोटे से 2 द्वीप भी हैं, 2 आइलैंड्स आते हैं ना, और उन्हें क्या लिखोगे बोलो? इटली। अब देखो फ्रांस में 3 बहुत बड़े बड़े देश हैं, क्या आप लोकेट कर सकते हो? देखो जरा, या तीनों एक साथ मैप में है, एक स्पेन, एक फ्रांस, और एक पोलैंड, और उसके ऊपर है यूनाइटेड किंगडम। अभी दिखाएंगे ऊपर में वो जो पोर्शन है, इस चीज को क्या कहा जाएगा? ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो इस तरीके से छतरी टाइप बना हुआ है, यहाँ पे देखो, इसे क्या कहेंगे? ऐसे इस तरीके से अम्ब्रेला टाइप ऐसे आया, इसको क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम। इसी में क्या लिखते हैं? यूनाइटेड किंगडम। सही है? इतनी बात तुम्हें समझ में आई? फिर से देखो, यूनाइटेड किंगडम देखिए कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम, ये ऊपर का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। फिर से देखिए, अब यहाँ लिख दीजिए यूनाइटेड किंगडम, ये स्पेन है, इसके ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के साथ में क्या है? चेक करो, फ्रांस के ही चारों तरफ हमें घूमना है, फ्रांस के बगल में जर्मनी देखो, फ्रांस तक आपने भर लिया, ठीक है, फ्रांस के ऊपर जर्मनी, यहाँ पर क्या है? देखो जहां तक फ्रांस है इतना पोर्शन, इसको अलग अलग कर दो, दो अलग अलग है भी तुम्हारे डायग्राम में, और ये पोर्शन क्या है? जर्मनी। ये क्या है बताओ? नीदरलैंड। नीदरलैंड से कौन अलग हुआ बताओ नेशनलिज्म में? बेल्जियम। बेल्जियम तुमने थोड़े दिन पहले एक सिविक्स में पढ़ा था, बोलो। तो दैट इज, नीदरलैंड ने बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बेल्जियम में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ और बेल्जियम ने अलग कर लिया। तो बोलो बेल्जियम ने खुद को किससे अलग किया? नीदरलैंड से। ठीक है, नीदरलैंड में कौन लोग रहते हैं? डच। कौन रहते हैं? डच। और ये देखो इन दोनों जगह में इसे क्या कहोगे? नीदरलैंड। और इसे क्या कहेंगे? बेल्जियम।
ना नीदरलैंड ने कभी लड़ाई लड़ी, ना बेल्जियम ने लड़ी, और ना स्विट्जरलैंड ने। इनका हैप्पीनेस इंडेक्स 190 देशों में ऊपर के 3 है। सबसे खुश व्यक्ति हैं, यहाँ कोई टैक्स भी नहीं लगता, कितना भी कमाओ टैक्स नहीं लगता। और डेली वर्किंग आवर्स 2 घंटे, 2 घंटे काम करो, 22 घंटे आराम करो, 5 दिन ही काम करना है, 2 दिन की पूरी छुट्टी। अगर तुम एक ही दिन चले जाओ तो 10 घंटे काम करेगा, हफ्ते भर छुट्टी पाओ। इतना हैप्पीनेस इंडेक्स। समझ आई बात की नहीं? और तुमको अपने न चिकित्सा के लिए, न मेडिकल के लिए, न किसी चीज के लिए कोई पैसा नहीं जुटाना, वो जिम्मेदारी सरकार की। बच्चों की शिक्षा के लिए भी नहीं जुटाना, सब जिम्मेदारी सरकार की। तो मैं ये समझ में आ गया। बेल्जियम की कहानी तुमने सुनी ना, नीदरलैंड। जर्मनी, जर्मनी के बगल में क्या है बताओ जरा? पोलैंड देखो, पोलैंड, ये देखो, ये पोलैंड दिख रहा है। तो जर्मनी तुमने जब बना दिया तो यहीं पर, अब जर्मनी के ठीक बगल में एक बड़ा सा देश है। जरा इसके साइज के हिसाब से आप देख लो पोलैंड कहाँ पर है। पोलैंड का मैप देखो, आउटलाइन मैप, तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कट कट है ना तुम्हारे डायग्राम में, एक छोटा सा कट, उसके नीचे यूक्रेन है। ये पोर्शन ऐसा कट सा निकला है नहीं तुम्हारे में, पोलैंड, और उसके नीचे क्या है बोलिए? यूक्रेन। ओके, अच्छा, इतनी बात हो गई। ये कौन सा अटलांटिक है बोलो ऊपर में? नॉर्थ अटलांटिक। और नीचे क्या है? साउथ अटलांटिक। इसका क्या नाम लिखोगे बोलो? नॉर्थ अटलांटिक। और नीचे क्या है? साउथ अटलांटिक। यहां तक बात समझ आई? ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। इसका क्या नाम है? पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बोलो? इंडियन ओशन। ये आर्कटिक ओशन, ये अंटार्कटिक ओशन। 5 महासागर हैं, 5 ओशंस हैं। मेरा कहने का मतलब है ये NA, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये सब 39 देश हैं। और एक देश पे तुमने एक तीर छोड़ दिया, 39 देश मधुमक्खी के छत्ते की तरह तुम्हारे ऊपर टूटेंगे। इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कितने देशों का है? 39। जो अटलांटिक ओशन के आसपास के जितने देश हैं उन्होंने अपना एक वो बना लिया, उसमें अमेरिका भी शामिल है। इस चीज को यहाँ तक क्या कहते हैं बोलो? सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसके बारे में भी अभी इसी चैप्टर में, इसलिए वही नाम बता रहे हैं जो इस चैप्टर के, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। सही है, बोलो। कनाडा है क्या? क्या यूएसए लिखा है, वो कनाडा है क्या? यूएसए, कनाडा यही यूएसए ही है। उसके पास में नीचे वाला है ना, अभी दिखाएंगे। यही है यूएसए। नीचे वाला है, नीचे वाला, नीचे वाला थोड़ा नीचे से यूएसए आ गया, और ऊपर वाला कनाडा, उससे भी ज्यादा लेना। सही है, अभी देख लेंगे। यही यूएसए, ओके। क्योंकि यहीं पर ये जरा चेक करो, यहीं पर क्या है? कैलिफोर्निया है, न्यूजीलैंड, ये दैट इज न्यूयॉर्क, के सब यहीं आसपास है। अच्छा, ये पोर्शन क्या है बताओ? ये कैरिबियन सी है। ये कौन सा सी है? कैरेबियन। इसका नाम पढ़ो, कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इनको क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज या कैरिबियन आइलैंड, इन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, ये वेस्ट इंडीज की तुम लोगों ने टीम कभी सुनी है? खेलती है क्रिकेट, यही सब है। इनका नाम क्या है बताओ? कैरिबियन आइलैंड, वही वेस्ट इंडीज के नाम से है आइलैंड। इतनी बात समझ आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि फ्रांस ने, ये देखो फ्रांस है, स्पेन के ऊपर ठीक क्या है? फ्रांस। स्पेन के लोग क्या कहलाते हैं? जहाँ नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं,
स्पेन के लोग पोर्टुगीज या पिग ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। चलिए, तो आपने फ्रांस देख लिया, कैरिबियन आइलैंड है, उसी को आइलैंड का क्या स्पेलिंग होता है? बस IS, सही है। कैरिबियन आइलैंड समझ में आ गया। कैरिबियन आइलैंड पे बोलो किसका कब्जा था, किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की। अच्छा, फ्रांस में कैरिबियन आइलैंड से क्या क्या आता था? चाय, कॉफी, टोबैको, इंडिगो, ये यहाँ से आता था। लेकिन यहाँ उगाना भी तो चाहिए, तो फ्रांस के लोग यहाँ ट्रेडर्स रहते थे। कौन रहते थे? ट्रेडर्स यहाँ जाते थे अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ से कहाँ जाते थे? अफ्रीका। अफ्रीका कौन जाते थे बताओ? ट्रेडर्स जाते थे। यहाँ से वो किसको पिकअप करते थे? गुलामों को। किसको पिकअप करते थे? स्लेव्स। और स्लेव्स को लेके कहाँ जाते थे बोलो? कैरिबियन आइलैंड, सही है। यहाँ से कौन जाता था बोलो? ट्रेडर, व्यापारी। यहाँ किसको खरीदते थे? गुलामों खरीदते थे और जहाजों में भर के यहाँ ले जाते थे। फिर इनसे क्या करते थे? स्लेवरी कराते थे, और फिर वहां से जो सामान होता था वो कहाँ भेज देते थे? इस चीज को हर्षिता तुम क्या कहोगी? स्लेव्स ट्रायंगल। इसका क्या नाम होगा? समझ आई बात कि नहीं? यहाँ से व्यापारी गए, गुलाम खरीदे, यहाँ ले गए, यहाँ इनके कॉलोनी है, तो इस चीज को क्या कहेंगे बोलो? स्लेव्स ट्रायंगल। अच्छा, ये पुर्तगाल तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। पुर्तगाल, पोर्तुगीज रहते हैं। इस चीज को लिखो स्लेव्स ट्रायंगल। आगे की बात करो। आपने फ्रांस दिखा दिया। वंदना, जर्मनी का पुराना नाम बताओ। जर्मनी का पुराना नाम प्रूशिया। जर्मनी का पुराना नाम क्या है? प्रूशिया। लिखो इस चीज को। इस चैप्टर में इसे किस नाम से जाना जाएगा? प्रूशिया। प्रूशिया के राजा ने 39 कंट्रीज को जस्मिता एक साथ कर लिया और उसका नाम दिया जर्मनी। क्यों ऐसा किया बताओ? क्योंकि वहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, तो उन्होंने कहा भाई नेशनलिज्म के लिए कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तुम क्यों इंडियन हो? क्योंकि तुमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यही तुम्हारा नेशनलिज्म की पहचान है। जिसने जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो भारत है। नेशनलिज्म की एक आइडेंटिटी होती है। नेशनलिज्म टेरिटरी से नहीं जाना जाता। हमारे इस चैप्टर का क्या नाम है बोलो? दैट इज नेशनलिज्म इन, सही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब है, यही मारवाड़ की बात कर रहे हैं, मैं मारवाड़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों ने राणा प्रताप की फोटो लगा रखी थी, महाराणा प्रताप की, बोल रहे थे जय महाराणा जय महाराणा, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तभी अकबर आया और उसने यह सारी टेरिटरी जीत ली। तो फिर उन लोगों ने आपस में बात की, क्या अकबर जीत गया है? हाँ, अकबर जीत गया। अकबर की फोटो लगा दी, जय अकबर जय अकबर। नेशनलिज्म की कहीं फीलिंग ही नहीं है। जो जीत जाता था उसी की फोटो लगा देते थे, जय अकबर जय महाराणा करते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति क्या अपने देश के लिए जान दे पाएंगे? क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो राजा उनको जीत लेता था वो उनकी तरफ बस वो जय जय करते थे, उनका जनता का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो नेशनलिज्म उदय हुआ, कुछ ऐसे राइटर्स थे, जॉन लॉक, ठीक है, इसी तरह से रूसो,
और इस तरीके से। तो ये सारे जो चीज़ थे, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने क्या किया बताइए, कुछ फीमेल राइटर्स भी थी, उन लोगों ने, फिर लॉर्ड बेरियन, ऐसे बहुत सारे लोग हम देखेंगे, उन्होंने बताया नहीं, हम लोगों में इस तरीके से टेरिटोरियल वार नहीं होना चाहिए कि किसी ने कभी जीत लिया किसी, ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब वर्ल्ड को किस पे आना चाहिए, पीस पर। वर्ल्ड को एक नए तरीके से डिवाइड होना चाहिए, एक भाषा के लोग एक नेशन, दूसरी भाषा के लोग दूसरा नेशन। तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है, तुमने आपस में कोई लड़ाई लड़ी है तो तुम नेशन। हिस्ट्री के आधार पर नेशनलिज्म होना चाहिए, किसके आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। प्रूशियंस ने बोला, क्या बोला बोलो, ये जर्मनी का दूसरा नाम क्या है, इन्होंने कहा हमारी बहुत रिच कल्चर है, कल्चर के आधार पर होना चाहिए। पोलैंड बोला, पोलैंड कहाँ है, रशिया से बोला हमको आज़ाद करो, हमारी लैंग्वेज पोलैंड, हम पॉलिश बोलते हैं और तुम बोलते हो रशियन, हम तुम्हारे अंदर में नहीं रहेंगे। और इन्होंने चोरी छिपे चर्च में पॉलिश लैंग्वेज में बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, जबकि इनके लिए ये बैन था। कई लोगों को जेल डाला गया, कईयों को उड़ा दिया गया। तुम पॉलिश बोल रहे हो, पोलैंड के होके पॉलिश बोल रहे हो, इतना बड़ा अपराध। चलो बोली था, बोलो। तो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट आया है, रेवोल्यूशन, क्या ये लैंग्वेज के आधार पर आया, कहाँ कहाँ, पोलैंड में पॉलिश बोलते थे, कैसी भाषा बोलते थे, लैंग्वेज के आधार पर। और कहाँ आया, बेल्जियम में, देखा आपने, बेल्जियम छोटा सा है, इसने अपने आप को किससे अलग किया, बताया करो, अभी अभी बताया, बोलो बताया करो। ऐसे गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग, क्या अलग से लर्न करोगे, तुम सोचो अभी नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ढेर लगा, कैसा होता है, चीजें सिखा रहे, समझो ये मैप में बताना। तो बेल्जियम ने खुद को किससे अलग किया, पोलैंड ने किससे अलग किया, रशिया से। इसका जर्मनी का पुराना नाम क्या है, प्रूशिया। तो प्रूशिया के जो राजा थे, उन्होंने 39 नेशंस को, जिनकी सेम कल्चर थी, उसको मिला के जर्मनी बना, उसको नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। चलो आगे की बात करो। अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, सही कि नहीं, आजकल इन्हीं का चल रहा है, ये रशिया। फिर आगे की बात देखो, इसके ठीक नीचे कौन है बताओ। बेल्जियम की तो कहानी आपने पढ़ ली, बेल्जियम आप लोगों ने मैप में बना के लिया हुआ, ये क्या है, बेल्जियम। अब आगे देखो, ठीक जर्मनी के नीचे तुम क्या देखते हो, ये देखो, जर्मनी के नीचे क्या तुम एक ऑस्ट्रिया देखते हो, देखो स्विट्जरलैंड के उस बगल में, स्विट्जरलैंड और इटली से जुड़ा हुआ है, सही है। तो दैट इज स्विट्जरलैंड और इटली, तुम्हें दिख गया आपने, मैंने तो जिसको नहीं पता चला हम लोकेट करा दें। अब जर्मनी, और फिर से देखिए, अब कुछ और चीजें आपको दिखाएं। ये देखो, तुम्हारे बुक में एक ऐसा मैप है जिसे फ्रांस देख रहे हो, ऐसे फ्रांस का मैप है, फ्रांस के ऊपर क्या है, इसका, ये किसका है, दैट इज जर्मनी। उसके बगल में किसका है, एक ऐसा भी बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा बना हुआ है। तो अब आप इसे देखिए, फ्रांस हो गया, देखो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बीच में ये जो छोटा सा है दैट इज सेज रिपब्लिक। सेज रिपब्लिक के ठीक नीचे देखो ये क्या है, ऑस्ट्रिया। दिस इज, यहाँ पर छोटा सा यू, इनके बीच में क्या है, जर्मनी के नीचे सेज रिपब्लिक है, दैट इज CZ। चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों चेकोस्लोवाकिया कहलाते थे, अलग अलग हो गए। ये क्या है बताओ, दैट इज सेज, और दूसरा क्या है, ये क्या है, स्लोवाकिया। और उसके ठीक नीचे क्या है बताओ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, इसके नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ठीक नीचे क्या है बोलो, यहाँ पर सर्बिया, क्या है, और सर्बिया के ठीक नीचे ये पोर्शन क्या है, ग्रीस। और इसके इधर ये क्या है, ऑटोमन एम्पायर। चेकोस्लोवाकिया। यहाँ के लोग कैसे हैं बताइए,
अथीस्ट, यहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते और हर मेंबर जिसकी मर्जी जब जिससे शादी करे और जिसको मर्जी छोड़ दे। हर मेंबर औसतन अपनी लाइफ में 5 शादियाँ करता है और जब मर्जी किया। कोई किसी चीज़ को मानते होते नहीं है ये लोग। हमको मिला था श्रीनगर में एक सेल्स का व्यक्ति, ठीक है कि नहीं, वो ऐसे ही, वो सिर्फ श्रीनगर घूमने के चक्कर में 3 बीवियों को छोड़ दिया। बोला हमें तो घूमना अच्छा लगता है, तो ऐसा। फिर भी अब तुम ये समझो, मेरा कहने का मतलब है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये है, यहाँ पर कौन सा एम्पायर था बताओ? हैब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? अभी पूछेंगे। हैब्सबर्ग एम्पायर, एम्पायर हैब्सबर्ग एम्पायर। और यहाँ की राजकुमारी का नाम क्या था? मैरी एंटोइनेटी। यहाँ की राजकुमारी कौन सी थी? मैरी एंटोइनेटी। और बोलो फ्रांस का राजवंश कौन था? यहाँ डायनेस्टी कौन सी थी? बूर्बो डायनेस्टी। और यहाँ का राजा था लुई 16। तो लुई 16 की शादी हैब्सबर्ग एम्पायर की किससे हुई? मैरी एंटोइनेटी से हो गई। तो इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। किसमें किसमें बोलो? दैट इज फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फ्रांस और ये रहा फ्रांस और ये ऑस्ट्रिया। सर हम यहाँ पे सर्बिया, ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर दिखा सकते हैं। क्या सर सर्बिया, ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर। मैप में देखो, दैट इज स्लोवाकिया हो गई। और नीचे देखो, यही दैट इज सर्बिया। और भी चीजें हैं, बोस्निया हर्जेगोविना है। आप ये देख लो बस नीचे, ये तुम देख रहे हो। तो ग्रीस देखो, ग्रीस दिखा? तो ग्रीस सबसे नीचे है। फिर से देखो, आप इसको इससे रिलेट करो। जहाँ पर ये मैप है ना, इसके ऊपर इटली के बगल में देखो सर कहाँ देखो, ये इटली है, यहाँ पे ग्रीस दिखा दो। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, उसमें नहीं दिखेगा। हम यूरोप का अलग से मैप देखेंगे, दिख रहा है। इतने में नहीं दिखेगा। तुमको अलग से यूरोप का मैप देखेंगे तो वहीं पे लिख लो एरो लगा के, क्योंकि तुम्हें बस लोकेशन पता होनी चाहिए। सर अल्बेनिया में समझ आई बात? कि इसमें सर्बिया कहाँ? सर्बिया, सर्बिया देखो दिखा है तो ठीक है। यूरोप का मैप देंगे तो फिर से देख लेना। अभी तुम इसमें बस आप एक वहीं पर लिख लो। ये देखो अफ्रीका देख रहे हो? ये देखो अफ्रीका नीचे दिख रहा है ना, अफ्रीका का बेस, उसके ठीक ऊपर मेडिटेरियन सी है। उसके ठीक ऊपर आओ तो बताओ इसमें ग्रीस तुम्हें समझ में आया? और ग्रीस के बगल में टर्की, जो सबसे बड़ा है वो टर्की लिखो। और उसके रिलेशन में तुमको टर्की दिखा एक बड़ा सा, ये टर्की, ये देखो ये क्या है? ये टर्की, इसको टर्की लिखो, ये टर्की है। और टर्की के बगल में यही ग्रीस दिखा दो, जिससे तुम लोकेट कर सको। एक्चुअली हम लोग पॉलिटिकली उनकी पोजीशन समझिए। टर्की है, यहाँ ग्रीस दिखा दो, इसके ऊपर सर्बिया। सर्बिया क्यों कह रहा हूँ? फर्स्ट वर्ल्ड वार सर्बिया में शुरू हुआ, वो अभी बताएंगे। ये देखो टर्की, यही ऑटोमन एम्पायर, टर्की ही ऑटोमन एम्पायर। इसके यहाँ नीचे ही ग्रीस है, ये जो छोटा सा है, हाँ उसके ऊपर सर्बिया। ये समझो, ये टर्की, ये ग्रीस, इसके ऊपर सर्बिया। समझ आई बात? ग्रीस और टर्की। इन्हीं में लिख दो, ये टर्की, इन्हीं में नीचे वाले का ग्रीस, ऊपर सर्बिया। बाकी बड़ा मैप देंगे यूरोप का तो फिर पूरा लिखेंगे। समझ में आ गई? समझ ही हाँ? आ रहा है। तुम्हारी बुक में देखो ना, बुक में जो बना है वो चैप्टर खोलो, सही है? इसी को मैग्नीफाई करके देंगे। अभी अब वर्ल्ड के लोकेशन में देखो, ये टर्की, यहाँ ग्रीस, यहाँ सर्बिया। टर्की बड़ा सा, वहाँ भी देखो ना मैप पे कितनी बड़ी टर्की है। टर्की देखो, सर्बिया। टर्की, ग्रीस, ये टर्की, ये ग्रीस, सर्बिया। सही है? पता चल गया ना? ये टर्की, टर्की ही ऑटोमन एम्पायर। ये लिख लेना, टर्की क्या है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब जरा आगे देखो, नाउ कुछ चीजें लिखे, चलो नाउ कुछ टाइम लाइन देखो, ओके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कुछ टाइमलाइन देखो, आधा आपने 9th में पढ़ा है और आधा किस में पढ़ेंगे 10th में, तो उसी के कंटिन्यूएशन में बताएंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, जैसे हमने भारतीय क्रांति देखी थी स्वतंत्रता के लिए, वैसे फ्रांस की क्रांति, एनीथिंग विच इज रिवॉल्व 360 डिग्री घूम जाए तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। Which revolves is called revolution. If the mind change of the public, it is called revolution. कुछ वो नया कर दे, घूम जाए 360 डिग्री revolution. अब देखिए इन्होंने क्या किया, 1774 जो लुई 16 है उसने क्या किया, लुई 16 at the age of 20, कहाँ का था लुई 16 बोलो, ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, बूर्बो डायनेस्टी, ठीक है, इन फ्रांस, फ्रांस में था, मैरिड, शादी कर ली, किससे शादी की बोलो, दैट इज मैरी एंटोइनिटी, of Habsburg Empire of Austria, यहां तक की बात हुई। अब इन दोनों में एक तरीके से जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो कलर्ड दिखाए गए, इनमें एक तरीके का संबंध नहीं किया, रिलेशन। आगे की बात देखें, फिर क्या हुआ, दूसरी चीज देखिए सुनील, फ्रांस ने यहाँ पर ये इतना बड़ा जो एरिया था ना यूएसए का, थोड़ा सा ऊपर का भी है, कनाडा का भी, यहाँ के 13, ये पूरा अमेरिका कहलाता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तो अमेरिका के 13 कॉलोनीज को किससे आजाद कराया, इंग्लैंड से। ये पहले यहाँ था, इसको भगा दिया और इनको आजाद करा दिया। अब कुछ किसने आजाद कराया, लुई 16 ने। ऐसा करने के लिए उसको अपने यहाँ के व्यापारियों से 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज लेना, सही। तो बताओ लुई 16 ने आते ही क्या काम कराया, लुई 16, ठीक है, फ्रीड, किसको फ्री कराया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश अंपायर कह सकते हैं, ब्रिटिश अंपायर के कब्जे से अलग करा लिया। फॉर दिस ही हैज टू टेक, फॉर दिस ही हैज टू टेक 1 बिलियन, वहां की करेंसी थी, उसको लिवरे कहते हैं, डेप्ट, ऐसा लोन लिया। फ्रांस वाज अंडर 2 बिलियन लिवरे डेप्ट ऑलरेडी, अब 3 बिलियन, 2 बिलियन पहले से ही कर्जा था, 1 बिलियन और ट्रेडर से ले लिया था राजा ने। तो फ्रांस क्या था बताइए, फ्रांस वाज
अंडर 2 बिलियन लिब्रे डेब्ट था ऑलरेडी. नाउ द डेट हैज इंक्रीज अप टू 3 बिलियन. वहां के ट्रेडर्स बोलने लगे हमारा पैसा वापस करो 10% इंटरेस्ट के साथ. बड़ी बात है, 10% इंटरेस्ट बहुत होता है. अच्छा, इसके लिए फिर क्या हुआ, जो लुई 1 से लुई 14 तक के राजा थे वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में रहते थे. वो गरीब महल था, वो अभी हम आपको दिखा देंगे. और जो फिर वो नए वाले रहने लगे वो कहाँ रहने लगे बताओ, पैलेस ऑफ वर्सलीज में. यानी 15 के आगे वाले राजा सोने के महल में रहते. जरा देखो, फिर से देखो, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. ट्यूलरीज एक बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कारखाना टाइप. ऐसे कारखाना टाइप नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था, फिर भी ठीक ही ठाक है. तो ये पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है देखो. लेकिन बाद वाले कहाँ रहने लगे, ये पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. कहाँ तक के लोग रहते थे बताओ इसमें, लुई 1 से, लुई का मतलब राजा होता है. सो लुई 1 to 14 कहाँ तक रहते थे, वर लिविंग इन पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. नाउ लुई, यानी मेरा कहने का मतलब इनके पिता ने बनवाया था वो महल. 16 के पहले 15 कौन होंगे, इनके पिता ही तो होंगे, डायनेस्टी है. सो लुई 15 ऑनवर्ड्स शिफ्टेड टू पैलेस ऑफ वर्सलीज. अब ये देखो पैलेस ऑफ वर्सलीज कैसा है, तुम देख रहे हो इसकी जमीन कितनी शान और शौकत की है. देखो जरा, इसकी दीवारें सोने की हैं. अभी और दिखाएंगे. ये देख रहे हो कैसे है, ये मूर्तियां लगी हैं. सो दिस इज शिफ्टेड टू पैलेस ऑफ वर्सलीज. वर्सलीज में रहने लगे. दिस was a royal palace with its, ये इसका वो देखो छत कैसी है, इसकी जमीन देखो, it is very nice. देख रहे हैं आप how costly this palace is. So इसलिए now palace of Versailles is very costly palace. ठीक है. अभी आप समझिए कोरोना काल में इसमें एक दिन रहने का खर्च 2 लाख रुपए था, जो कि सबसे सस्ता था. सबसे सस्ता कोरोना काल में कोई जाता नहीं था. उसके पहले तो बहुत ज़्यादा 2-2 करोड़ रुपए पर डे था. कितना महंगा महल है. ठीक है. तो अब ये देख लीजिए पैलेस ऑफ वर्सलीज में, दिस पैलेस वाज एक्स्ट्रावेगेंट एंड लॉट ऑफ, खुद ही कर्जे में डूबे हो, तुमको क्या जरूरत है यहाँ रहने की, शिफ्ट कर जाते ट्यूलरीज में. तुम ऐसे महल में रह रहे हो जिसकी सफाई और सारा खर्च ही कितना ज़्यादा है, कितने कर्मचारी लगते होंगे पॉलिशिंग के लिए. सो इट दिस पैलेस वाज एक्स्ट्रावेगेंट. सही है. अब आगे देखो, द लाइफ स्टाइल ऑफ लुई 16 वाज एक्स्ट्रावेगेंट. ये कैसा था, एक्स्ट्रावेगेंट था लाइफ. तो उसने क्या किया, टू पे डेब्ट्स ऑफ ट्रेडर्स. हाँ, ये इनको बदल ये देते हैं. फोन डेली ऐसे हो जाता है. अरे तो फिर इसका चक्कर ही गड़बड़ है. सर हाँ, सर आपने वो सेकंड पॉइंट के लास्ट वर्ड में क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट में क्या चीज़ है बताओ. वो सेकंड पॉइंट के सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड. लिबरे लिखो. Yes, डेब्ट, इतना कर्ज हो गया. सर नो सर, सर वो सेकंड लाइन में सर. For this फॉर और दिस ही हैज टू टेक 1 मिलियन रुपए. अब मैं तुम्हारा फोन स्विच दूसरा कर रहा हूँ, इसमें काम बनेगा ना. वो डिस्चार्ज हो गया. चलो चलिए.
ठीक है, अब देखिए नाउ, अब आगे का काम देखो। यहाँ तक की बात हो गई। चलिए नाउ, तो टू मीट एक्सपेंसेस क्या हुआ बताओ? टू ओके, देखिए टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ रॉयल लाइफ, उसे अपनी रॉयल लाइफ मेंटेन करनी थी, एंड पे डेट्स, डेट भी पे करना 3 लाख का, 3 बिलियन यानी 30 लाख हो गया ना खर्च। तो उसको क्या होगा? मिलियन नहीं बिलियन, बिलियन तो और ज़्यादा होता है, मिलियन के आगे बिलियन। 10 to the power 9, 1 बिलियन का क्या मतलब है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। मिलियन कितना होता है? मिलियन 10 to the power 6, बिलियन 10 to the power 9, ट्रिलियन 10 to the power 12, जिलियन 10 to the power। हम यहाँ पर सही है, कितने का हो गया? तो टू मेट एक्सपेंसेस ऑफ रॉयल लाइफ एंड पे डेट, ही हैज कॉल्ड स्टेट जनरल मीटिंग। उसने 125 साल बाद स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई, जो कि 1664 में बुलाई गई थी, अब उसने फिर बुलाई 125 साल बाद। तो ही हैज कॉल्ड, किस लिए बुलाई? कि टैक्स बढ़ाने। ही हैज कॉल्ड स्टेट जनरल मीटिंग, he has called a state general meeting। अब जरा देखो, उसने स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई। तो क्या हुआ? नाउ 1789 में बुलाई। चेक करो कितने साल बाद, इन 1789 बना। फिर इतना सारा काम किया और करीब करीब उसने अपने 35 साल की जब एज हो गई तो बुलाई। 20 पे तो था ही ना, 15 साल बाद बुलाई। सही है। टू इंक्रीज टैक्सेस एट दैट टाइम इन फ्रेंच सोसाइटी का हो या यूरोप, पूरे यूरोप में 3 तरीके के लोग थे। कौन कौन से लोग थे? एट दैट टाइम यूरोपियन सोसाइटी, एट दैट टाइम यूरोपियन सोसाइटी। अगर तुम देखो तो मैं ये बता दूं कि ये पूरा यूरोप है। देख लो, तुमने अभी अभी देखा फ्रांस की शादी इससे हुई थी। थोड़े दिन बाद और चलोगे करीब 80-90 साल बाद तो विक्टोरिया का शासन आ जाएगा। क्वीन विक्टोरिया आएंगे कि नहीं? तो उनके शासन काल में जो उनके बेटी, दामाद, बहुएं पूरे यूरोप के हर परिवार से थे, वो एक ही परिवार था। तुम ब्रिटेन मत समझो, ये जो राजवंश है ना, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, ये पूरा जाल है। ये सब एक लोग हैं, राजा लोग। अगर एक राजा को कुछ होगा तो दूसरा राजा मदद करेगा। जनता विद्रोह कर देगी, आज तुम्हारे यहाँ करिए, कल उनके यहाँ करके उनको भी हटा देगी। सारे राजा एक होते थे क्योंकि वो लोग इंजॉय करते थे ना पावर्स। मेरा कहने का मतलब है, ब्रिटेन की अगर विक्टोरिया की रानी का और बच्चों का, उनके बहुओं का, दामाद का फ्लो चार्ट देखोगे, कोई स्लोवाकिया, कोई हर्जेगोविना, कोई फ्रांस, कोई प्रूसिया, हर एक को कवर कर रखा था। मतलब उनके हाथ में साम्राज्य। समझ में आ गई बात की? दिखने में अलग अलग लगता है, तुम्हारे लिए नेशन होगा, उनके लिए एंजॉयमेंट। सही। तो इस तरीके से एट दैट टाइम यूरोपियन सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? 3 स्टेट्स। उनमें वर्टिकल डिवीजन था, वॉस
divided in 3 states. कौन कौन सी थी? सबसे ऊपर क्या था? क्लर्जी. क्लर्जी का क्या मतलब है? पादरी, फादर. फादर होते हैं जैसे चर्च में. उसके नीचे कौन था? नोबेलिटीज. और तीसरा कौन सा था? उसको थर्ड स्टेट कहते हैं. दैट इज थर्ड स्टेट में भी 3 तरीके के डिवीजन थे. बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बड़े वाले बिजनेसमैन. तो इसमें थर्ड स्टेट में कौन सा था? बिग. और फिर उसके बीच में जो टीचर्स, लॉयर्स, ये सब भी